नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने आपको फोर्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स कौन कौन से इफेक्ट डाल सकता है इसके बारे में बताया था, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है ये भी हमने बता दिया था। फिर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बच्चों। उसके बाद हमने बताया था कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। अगर किसी का मास ज्यादा होगा तो उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। फिर बच्चों हमने आपको बताया था कि इनर्शिया होता क्या है। तो सर इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का, जो क्या करता है सर, वो रेसिस्ट करता है, वो रोकता है अपने ओरिजिनल स्टेट को चेंज होने से, अपने ओरिजिनल स्टेट को चेंज होने से रोकता है। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बच्चों बता दिया था। फिर हमने आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में भी बताया था, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में भी बताया था, और उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के बारे में भी आपको हमने बता दिया था और प्रूफ भी कर दिया था। कैसे डिराइव किए थे ये भी हमने पढ़ लिया था कि m1 u1 प्लस m2 u2 गिव्स इज इक्वल टू द m1 v1 प्लस m2 v2। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज का जो ये लेक्चर है इसमें बच्चों हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, एक रिकैप छोटा सा भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया था। पहला क्वेश्चन हमने ये कराया था 1.2 kg वाला, याद है ना, याद है ना। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक हॉकी बॉल है, क्या है, क्या है बच्चों, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return its along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion. तो हमने यहाँ क्या निकालना है बच्चों, हमें यहाँ निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का हमने फॉर्मूला बताया था, बताओ बच्चों चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, याद है, याद है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला सर मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, क्या हमने बताया था। तो जरा बताओ इसमें मास कितना है सर, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, सर मास दिया हुआ है 200 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 kg। कैसे लिखे सर, ग्राम को अगर केजी में डिवाइड, केजी में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिए, 20 से 20 कैंसिल हो गया और ये आया 0.2 kg। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है सर, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है सर, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सीधा तो आप बोल देंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एज टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब कि रिटर्न हो जा रहा है, यानी कि वापस आ जा रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी माइनस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा बताओ मास कितना सर 0.2, क्या अंदर में भी माइनस यू लिख सकते हैं, भी कितना है सर -5 -10, क्या लिख सकते हैं हम, यस सर। तो कितना आएगा 0.2 इंटू 10 - 5 यानी 15, तो 15 टू जा 30 और 1 डिसमल, तो 1 डिसमल आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। 3 kg मीटर पर सेकेंड हमारा चेंज इन मोमेंटम आया। समझ में आया, यह माइनस क्यों हुआ सर, माइनस फाइनल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये लिखा हुआ है रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मतलब वो अपोजिट आ रहा है। तो जब वेलोसिटी इधर जा रहा था, टकराने के बाद वापस आ रहा है तो उसका वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और सर वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन भी लिखते हैं। तो यहाँ जब बॉल आगे की तरफ मारा गया तो बॉल पीछे की तरफ आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या हो गया सर, अपोजिट हो गया, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम बी माइनस एम यू, मास हमारा 0.2 kg दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल -10 मीटर पर सेकेंड है तो -10 हो गया। और वैसे करके हम लोग निकाल लिए तो हमारा कितना आया सर 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब यहीं पे मान लो कि बोलता कि ये जो चेंजेज हुआ वो मान लो 3 सेकेंड में हुआ,
ये जो चेंजेज है स्ट्रक करके मारा हुआ 3 सेकंड में हुआ, या मान लो 2 सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में हुआ, टाइम दे देता और आपसे पूछता कि कितना फोर्स लगाया, तो नहीं निकल जाता। चेंज इन मोमेंटम को अगर हम लोग उसका रेट निकाल दिया या टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बच्चों मैंने बहुत हर एक टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है एनसीईआरटी से या आपके कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम इसमें लाए हैं। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है बुलेट वाला। सर बुलेट वाला क्वेश्चन में हम बहुत फंसते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आज पढ़ लो, इसके बाद नहीं फंसोगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, तो क्या हम लिख दें सर मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 100 ग्राम का, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं सर 0.1 kg का है। यस सर लिख सकते हैं। और देखो इज फायर फ्रॉम ए गन ऑफ मास 20 kg, मास ऑफ गन दिया हुआ है कितना सर 20 kg दिया हुआ है। अच्छा विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इसका सर वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा किसका बुलेट का, और कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन हमें फाइंड करना है। जरा बताओ बच्चों, जब हम बंदूक चला रहे हैं, चलाने से पहले हमारा गन और हमारा बुलेट दोनों क्या था, इनिशियली किस चीज में था सर रेस्ट में था, तो क्या इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा सर? इसका भी इनिशियल वेलोसिटी गन का भी 0 होगा। यस सर, जब इनिशियल गन का 0 है तो क्या हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा सर 0 के बराबर होगा। और हम जानते हैं इनिशियल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने जब डिराइव किया था तो उसमें बताया था इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है सर, फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम बराबर 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ गन। और यही जो वेलोसिटी ऑफ गन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्योंकि जब हम गन चलाएंगे बंदूक आगे की बुलेट जब आगे की तरफ जाएगा तो बंदूक किधर आएगा पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या हम लिख सकते हैं वीजी बराबर क्या लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाई मास ऑफ गन। यस सर लिख सकते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है सर 0.1 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है सर 100 है, क्या हम लिख सकते हैं। और मास ऑफ गन कितना है सर 20 है। ये जरा बताओ, ये यहां से हटा तो ये आ गया 20 से 20 कटा, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक और चीज जरा बताओ बच्चों, ये जब ये इधर गया था तो ये क्या था सर माइनस में आएगा। सर ये भी माइनस में है और ये भी क्या है माइनस में। यहां माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी तो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन माइनस कहने का मतलब क्या है कि बुलेट आगे की तरफ जा रहा है और गन का जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो कहां है पीछे की तरह, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या आया है बच्चों माइनस आया है। क्या आया है बच्चों माइनस आया है। तो क्या पता चल गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी दिया हो, वेलोसिटी ऑफ गन भी निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी निकालना हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। याद रखना अगर गन है इनिशियली उसका क्या होगा बुलेट का भी वेलोसिटी 0 और गन का भी वेलोसिटी 0, इसलिए इनिशियल पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम 0 यानी कि वो कंजर्व हो जाएगा फाइनल मोमेंटम में, और फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा 0 होगा। और वो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। आया समझ में? आया समझ में? यहाँ माइनस क्यों है? क्योंकि सर गन किधर जा रहा है पीछे की तरफ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए 2 kg ऑब्जेक्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ ए 5 kg ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, 5 kg ऑब्जेक्ट एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन द 2 kg ऑब्जेक्ट मूव्स एट 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 5 kg ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। कहने का क्या है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है बच्चों? दो ऑब्जेक्ट है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों बी है। ए ऑब्जेक्ट जो है उसका मास कितना है सर? ए ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 2 kg। ए ऑब्जेक्ट का मास कितना है बच्चों 2 kg है। अच्छा दूसरा बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है सर 5 kg है। इनिशियली ए जो था वो बी की तरफ जा रहा है, लेकिन बी क्या था
सर बी रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, 0 है। और ए का इनिशियल वेलोसिटी कितने से जा रहा था सर, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। अच्छा, और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द कोलिजन द 2 kg ऑब्जेक्ट मूव्स एट 4 मीटर पर सेकेंड। और ये बी जो था कोलिजन के बाद इसका फाइनल कितना हो गया सर, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 5 kg, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 5 kg ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। अब आपसे पूछ रहा है कि कोलिजन के बाद ये जो 5 kg है इसका वेलोसिटी क्या होगा। ये वेलोसिटी इसका दिया हुआ है v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका दिया हुआ है, इसका नहीं। ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप बताइए जरा, हमने बताया था इनिशियल मोमेंटम बराबर, इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, क्या लिखेंगे सर, मास ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, मास ऑफ बी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। क्या हम ये लिख सकते हैं, जरा बताओ, मास कितना है ए का सर, मास है ए का 2, इनिशियल कितना है सर 10 है, प्लस मास बी का कितना है सर 5, इनिशियली कितना है सर 0 है। अच्छा, मास ऑफ ए कितना है 2 kg और हमें वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ बी कितना है सर 5 है और वेलोसिटी निकालना है, ये हो गया। अच्छा बराबर, जरा बताओ 10 टू जा 20, ये तो 0 हो गया, 5 इंटू 0 0, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, तो -8 हो जाएगा बराबर 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, इसमें से जाएगा तो ये कितना बच जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी बराबर हो जाएगा 20 - 8 12, तो भी भी कितना आया बताओ जरा, 12/5, यानी कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 2.4 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी हमने क्या यूज किया सर, इसमें भी हमने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो जहां पे भी कोलिजन वाला सवाल आए, गन बुलेट वाला सवाल आए या फिर आपका रॉकेट वाला सवाल आए, वहां सीधी सी बात है, वहां क्या लगा देना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो सर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में कंजर्व हो जाता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के। समझ में आया, समझ में आया, ये समझ में आया। इसका कितना आया, टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ बी कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रॉकेट वाला क्वेश्चन आ गया। ए रॉकेट ऑफ 1000 kg एक्सपेल 200 kg ऑफ गैस एट 100 मीटर पर सेकेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द फॉरवर्ड वेलोसिटी गेन्ड बाय द रॉकेट। रॉकेट से आपका पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी की वो। तो जरा बताओ, अगर इनिशियली गैस और रॉकेट जब दोनों एक साथ था, क्या था एक साथ था, तो उसका वजन कितना था सर 1000 kg था, और इनिशियल दोनों का मोमेंटम क्या था सर 0 था, इनिशियल मोमेंटम क्या था 0 था, तो बराबर क्या होगा फाइनल मोमेंटम के, बराबर क्या होगा फाइनल मोमेंटम। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कहता है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। जब इनिशियली दोनों रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर 0 होगा। फाइनल मोमेंटम जब हम लिखे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट प्लस मास ऑफ द गैस और वेलोसिटी ऑफ द गैस, ये लिखेंगे। अच्छा जरा बताओ, मास ऑफ रॉकेट कितना होगा, पहले तो 1000 kg था ना, लेकिन कुछ समय बाद 200 kg तो वो रिलीज कर दिया है ना, वो गैस को नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो दे दिया है। तो अब जो फाइनल मास है वो कितना है सर 800 है। सर फाइनल मेरा 800 ही होगा ना, 1000 में से 200 तो निकल गया, 200 तो बाहर निकल गया, तो कितना बचा मास सर 800 बचा। अच्छा सर रॉकेट का ही वेलोसिटी निकालना है तो वी आर लिख दिए, प्लस अब बताओ मास ऑफ गैस कितना निकला है सर 200 निकला है। अच्छा किधर निकला है सर, कितने स्पीड से 100 मीटर पर सेकंड से निकला है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या लिख सकते हैं -100, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है यानी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अच्छा चलो अब आगे निकालो, तो आगे जब हम निकालेंगे तो ये कितना है, इसको इधर भेजेंगे तो 800 VR इक्वल टू ये कितना आएगा सर, ये आएगा 200 × 100,
माइनस कहाँ चला गया, जब उस माइनस वहां था, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जरा बताओ वी आर बराबर कितना आया सर, 200 इंटू 100/800। 20 से 20 कैंसिल हो गया और ये कितना बचा सर 200/8। 25 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर की तरफ जाएगा। रॉकेट का स्पीड कितना होगा, 25 मीटर स्पीड से वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। यहाँ 800 कैसे हुआ, क्योंकि 200 तो वो निकाल दिया है ना भाई, फाइनली जब वो था तो वो 200 निकाल दिया, तो उसका कितना मास बचा सर, 1000 में से 200 गया तो 800 बचा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये 3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड हेड ऑन विथ ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद बनाओगे। ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए क्या है बच्चों, SW है। मैं बस सिर्फ इतना बता देता हूं कि कैसे बनाना है। तो दिया हुआ है सर मास ए कितना दिया हुआ है 3 kg, कितने स्पीड से जा रहा है, इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है जो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उसका वजन कितना है, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 4 इनिशियली क्या हो जाएगा -4 मीटर हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर कोलिजन जो 3 kg ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में यानी प्लस, और आपको निकालना है 2 kg का। क्या निकल जाएगा, क्या लिख दोगे, मास ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 3 kg, मास ऑफ 2 कितना दिया हुआ है सर 2 kg। अच्छा, मास ऑफ 2 kg दिया हुआ है, इनिशियल इसका स्पीड कितना है सर 6 मीटर पर सेकेंड, और इसका इनिशियल स्पीड क्या है सर, इसका इनिशियल स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड यानी -4 मीटर पर सेकेंड। सर फाइनल वेलोसिटी v1 कितना दिया हुआ है सर 3 kg, 2 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। अच्छा, तो v2 कितना होगा सर, v2 ही तो फाइंड करना है। क्या निकल जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के, मैंने इतना लिख दिया, क्या क्या गिवन दिया है ये तो बन जाएगा ना। ये आपके लिए HW है, इसको अच्छे से बना लेना है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये चैप्टर हुआ यहाँ पे आपका खत्म। चैप्टर खत्म होने के बाद एक समरी आपको हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोर्स से, कि फोर्स होता क्या है। तो हमने बताया था कि फोर्स एक एक्शन है, फोर्स एक क्या है, एक्शन है। किस चीज का सर, पुशिंग का और पुलिंग का। पुलिंग और मतलब खींचने का, और पुशिंग मतलब धक्का देने का, मतलब कि धक्का देना या अपने तरफ खींचने का जो एक्शन है वही क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है फोर्स। वो क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था कि वो किसी भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको किस चीज में ला सकता है सर, मोशन में ला सकता है। मोशन में है तो उसको किस में ला सकता है सर, रेस्ट में ला सकता है। किसी के स्पीड को बढ़ा सकता है, किसी के स्पीड को घटा सकता है, या बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है फोर्स। ये हमने पढ़ा था। तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो पुश और पुल का है। किसका है बच्चों, पुश और पुल का। अच्छा, ये हमने बता दिया था। एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो कॉज क्या क्या करता है कि सर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज और टेंस द डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और चेंज द साइज शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ये हमने आपको बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बताया था कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम लोग फोर्स को कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं सर, फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फोर्स को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का हमने यूनिट बताया था, क्या होता है सर बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था दो तरह का फोर्स, एक बताया था बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा बताया था अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स हमने बच्चों क्या बताया था कि बैलेंस्ड फोर्स से पहले हमने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स। क्या बताया था, रिजल्टेंट फोर्स, कि एक बॉडी पे अगर मान लो दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन उसके अंदर कोई इफेक्ट ना आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा,
क्योंकि सारे फोर्स बैलेंस हो जा रहे हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, अगर कोई एक सिंगल फोर्स लिए, अगर सिंगल फोर्स सारे के अपेक्षा मात्र एक सिंगल फोर्स लिए जो वो सारे के बराबर हो, मतलब जितना फोर्स उस पर लग रहा होगा, मान लो किसी बॉडी पे 5 फोर्सेस लग रहा है, वो पांचों फोर्सेस का जो सम होगा रिजल्टेंट, वही फोर्स क्या कहलाता था, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है, यानी कि अगर 5 लग रहा होगा तो पांचों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे और वैल्यू क्या आ रहा होगा, फाइनली 0 आ रहा होगा। तो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है सर, उस पे वो फोर्स लग रहा है बैलेंस्ड फोर्स। उस पे क्या लग रहा है बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी भी बॉडी पे रिजल्टेंट 0 हो तो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आएगा। अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसल आउट किए, और वही फोर्स कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। इसके बाद हमने जाना था अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, कि अगर वही नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो, यानी कि कोई बॉडी मोशन में है उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगे और 0 ना हो, तो वो उसको रेस्ट में ला सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसको स्पीड के बढ़ा सकता है, ये हो सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स जो 0 के बराबर नहीं है, वो कौन सा फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कोई भी बॉडी किस चीज में है बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, अनटिल और अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, तब तक वो उसी स्टेट ऑफ अपने मोशन और रेस्ट में रहेगा। इस लॉ को हम लोग, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये किसके कारण होता है कि वो अपने रेस्ट में ही रह रहा है, अपने मोशन में ही रह रहा है, क्योंकि हर एक बॉडी के पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर मान लो कि दो बॉडी है जो जिसका मास सेम है, एक का मास एम है, दूसरे का भी मास एम है, एक का वेलोसिटी मान लो ज्यादा है, एक का वेलोसिटी कम है, तो जरा बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सर इनर्शिया दोनों का सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इनर्शिया को तो वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है, एक्सेलरेशन से भी नहीं मतलब है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है सर, सिर्फ और सिर्फ मास से मतलब है। अगर दोनों बॉडी का मास सेम है तो दोनों बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, इनर्शिया हमने बता दिया था। फिर इनर्शिया के बाद हमने बताया था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास हो और वेलोसिटी हो, वो किसी पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है, कौन सा ताकत लगा रहा है, वही क्या होता है, मोमेंटम। वो क्या होता है, मोमेंटम। इसका डिफिनेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डिनोट करते हैं पी से, और फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और इसका ए से यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का अगर हम रेट निकालते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे अगर जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। और ये हमें कौन बताता है, ये हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है सर, एम भी माइनस एम यू बाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरा बढ़ेगा तो फोर्स मेरा बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा तो मेरा फोर्स भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। फिर हमने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर बॉडी पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो उस पे जो फोर्सेज लगेंगे, जो जितना फोर्स लगाएगा उतना ही उस पे फोर्स, रिएक्शन फोर्स भी लगेगा और अपोजिट। और इसी का यूज करके हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी प्रूफ किया था कि मान लो दो बॉडी है तो एक अगर एफ ए लगा रहा है बी पे, तो दूसरा क्या लगाएगा सर, एफ बी लगाएगा, लेकिन माइनस में लगाएगा। ये हमने प्रूफ किया था, ये हमने प्रूफ कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ हमने बता दिया था। सम एग्जांपल है इसका, रिक्वायरिंग ऑफ गन, फायरिंग ऑफ रॉकेट और स्विमिंग
पुल। ठीक है, यहां तक बच्चों आपका इस चैप्टर का रिकैप भी हमने करा दिया, समरी भी बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिए, और आशा करते हैं आपको इसके सारे कंसेप्ट और सारे न्यूमेरिकल्स, सारे क्वेश्चंस इसमें आपसे बन जाएंगे। और इनर्शिया के डिफरेंट डिफरेंट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के भी एग्जांपल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश चैप्टर के साथ, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन के बारे में, 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे स्क्वायर आता है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वेट के बारे में जानेंगे, मास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग कृपया करके रिविजन्स करते रहें, क्वेश्चंस बनाते रहें, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आप लोग करते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।